नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज समीक्षा बैठक करेंगे। ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों की बैठक आज होगी। आज योजना भवन लखनऊ में यह बैठक होनी है, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। ग्राम्य विकास विभाग को लेकर के यह बैठक की जाएगी। प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों की यह बैठक होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद मौजूद रहेंगे। आज योजना भवन में ये बेहद अहम बैठक होनी है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज समीक्षा करेंगे और समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे। दर्शकों को बता दें कि ग्राम्य विकास विभाग के मुख्य विकास अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और यह बैठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में होगी। तो प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों की आज बेहद अहम बैठक, और यह बैठक आज योजना भवन लखनऊ में होगी। ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा आज करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों की बैठक है आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन में। सिद्धार्थ, आज जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक करेंगे, बैठक में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे और क्या कुछ बैठक में निकल करके सामने आ सकता है? देखिए, आपको बता दें, कल भी बैठक की गई थी, आज भी बैठक की जाएगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास अधिकारी की जो सीडीओज हैं उनके साथ बैठक करेंगे और क्या जिस तरीके से जो सरकार की योजनाएं, चाहे तालाब को लेकर जो योजना चल रही है मानसरोवर, उसकी समीक्षा करेंगे और क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करेंगे और जो शौचालय की क्या स्थिति है, उनकी क्या, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बने उनकी क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एक रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और जो 100 दिन में सरकार ने लक्ष्य दिया था उसको कितना पूरा हुआ है, कितना जमीनी स्तर पर हुआ है, इसको लेकर भी समीक्षा करेंगे। और जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई जिलों में जो शिकायतें मिली हैं उसको भी पूछताछ करेंगे। कई जिलों में लगातार ये शिकायतें मिलती रही कि ग्राम प्रधान जो है, वो जो ग्राम पंचायत अधिकारी वो मिलकर कई धनों का आहरण कर लिए हैं और कागजों में केवल काम हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की समीक्षा होगी। जल्द ही जो उप मुख्यमंत्री हैं स्थलीय निरीक्षण करना भी शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आज जो अधिकारी हैं उनको बताया जाएगा कि आप जमीनी स्तर पर काम करें और आप भी औचक निरीक्षण करें। कल की जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि 2 से 2 गांव का निरीक्षण आप रोज करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है और मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें विकास किया जाए। जो सरकार पैसा भेज रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसका उपयोग सही से किया जाए और जो पात्र लोगों हैं उनको जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उसको गरीबों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल सिद्धार्थ, बैठक का समय क्या कुछ निर्धारित किया गया और यह बैठक कैसे होगी? वर्चुअल होगी या फिर देखिए, फिजिकली आपको बैठक बता होगी? दें, कल जो सीडीओ बुलाए गए थे, दूसरे जो नहीं होगी ये बैठक, कहीं ना कहीं जो फिजिकली बैठक होगी और जो बैठक का समय हो 12 बजे के बाद। और जैसे 36 जिलों के सीडीओ कल बुलाए गए तो 30 आज इस तरीके से बैठक की गई है। आज बैठक का दूसरा दिन है। तो कहीं ना कहीं आज समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ये सामने निकल के आएगा कि इन जिलों में कितना काम हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार की कई मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 12 बजे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की प्रेस वार्ता और जसवंत सैनी भी लोक भवन मीडिया सेंटर में रहेंगे। 12:30 बजे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की प्रेस वार्ता आज होनी है। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी इसके साथ मौजूद रहेंगे। 1 बजे मंत्री राकेश सचान भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कई मंत्रियों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सभी मंत्री अपने अपने विभागों का आज खाका रखेंगे। 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर मंत्रियों की तरफ से आज पत्रकारों के सामने विभागों में किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। और इसी कड़ी में आज कई मंत्रियों की, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो 1 बजे राकेश सचान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि आज सरकार के कई मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे हुए 100 दिन के कार्यकाल का खाका रखा जाएगा। 12 बजे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की प्रेस वार्ता होगी और इसके साथ ही
जसवंत सैनी भी लोक भवन मीडिया सेंटर में मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 12:30 बजे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की भी आज प्रेस वार्ता होनी है। वहीं लुलु मॉल में पढ़ी गई नमाज को लेकर उठे विवाद के बाद लुलु लखनऊ के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने घटना पर स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि लुलु मॉल किसी को भी परिसर के अंदर धार्मिक कृत्य या संगठित प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है। हम अपने सिक्योरिटी और फ्लोर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जाए। और मॉल में नमाज पढ़े जाने के मामले में सुशांत गोल्फ सिटी सेंटर में आपको बता दें कि थाने में FIR भी दर्ज करा दी गई है। वहीं पुलिस इस बारे में अब जांच कर रही है। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। और रुक करेंगे हमीरपुर का, जहां मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से 20 बच्चे लाभान्वित होंगे। डीएम ने अनाथ हुए 20 बच्चों को आर्थिक सहायता की संस्तुति दे दी है। कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को लाभ मिलेगा। अगले महीने से सभी को 2500 रुपए प्रति माह की सहायता मिलेगी। तो डीएम ने अनाथ हुए 20 बच्चों को सहायता देने की अनुमति अब दे दी है। कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा और अगले महीने से सभी को 2500 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से 20 बच्चे लाभान्वित होंगे हमीरपुर में। और इसके साथ ही डीएम ने आपको बता दें कि अनाथ हुए 20 बच्चों को आर्थिक सहायता की संस्तुति दे दी है। और कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को अब इसका लाभ मिल पाएगा। सरकारी लाभ उठा पाएंगे ये बच्चे। अगले महीने से सभी को 2500 रुपए प्रति माह की सहायता इन बच्चों को मिलेगी। कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को अब लाभ मिल पाएगा और इसके अलावा अगले महीने से इन सभी बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह की सहायता मिलने लगेगी। सरकार की तरफ से ये सहायता इन बच्चों को मिल पाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से 20 बच्चे हमीरपुर में लाभान्वित होंगे। इसके लिए डीएम ने अनाथ हुए 20 बच्चों को आर्थिक सहायता की संस्तुति दे दी है और जिसके बाद अब बच्चे इन सरकारी योजना का लाभ उठा पाएंगे। कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अगले महीने से इन सभी बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह की सहायता मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए। रुपेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 20 बच्चे लाभान्वित होंगे और जिलाधिकारी ने संस्तुति भी दे दी है, अगले महीने से ये बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे, क्या कुछ जानकारी है? और जी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 20 बच्चे को जो लाभार्थी हैं उनको डीएम है जो हमीरपुर जिलाधिकारी अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह अगले माह से देंगे। और कोविड-19 में के अलावा जो अन्य कारणों में जो अनाथ बच्चे थे 20 बच्चे, उनको आगे और भी सहायता देने की मांग की गई है। बिल्कुल रूपेश, लेकिन इन बच्चों से यदि कुछ बात हो पाई हो तो इन बच्चों का किस तरीके से सरकार के प्रति हौसला बढ़ रहा है और
अपने भविष्य को लेकर के किस तरीके से इन बच्चों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आएंगे, कुछ हमीरपुर सदर के हैं और अलग गांवों के आएंगे। इन बच्चों से बात हुई है, अभी इनसे बात करनी भी चाहिए, लेकिन अभी कुछ बच्चे यहाँ हैं और कुछ बाहर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रूपेश। और अब रुख करेंगे कन्नौज का, जहां पर घर के बाहर बैठे अधेड़ पर दबंगों का कहर देखने को मिला। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से लैस होकर अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया गया। अधेड़ को बचाने आए बेटे पर भी दबंगों का कहर टूटा और मृतक अधेड़ के बेटे को पीट पीट कर घायल कर दिया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सोरोतोप गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों का कहर एक बार देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अधेड़ को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, वह मृतक अधेड़ के बेटे को भी पीट पीट कर घायल कर दिया गया है दबंगों के द्वारा। तो घर के बाहर बैठे अधेड़ पर दबंगों का कहर बरपा है। और इसके साथ ही जब अधेड़ को बचाने के लिए परिजन भी आए तो उसको भी पीट पीट कर घायल कर दिया गया है। लाठी डंडों से लैस होकर अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो अधेड़ को बचाने आए बेटे पर भी दबंगों का कहर देखने को मिला है और अधेड़ के बेटे को भी, मृतक के बेटे को भी दबंगों ने घायल कर दिया है। सर हम बैठे, हमारे पिताजी बैठे हुए थे, ये लोग 5-6 लोग आए, हमारे पिताजी हमारे भाई बैठे हुए, 6 लोगों ने हमला कर दिया इन पर जबरदस्ती ने, लात घूंसों से बहुत मारा है साहब। हम बचाने लगे, हमको भी मारा साहब, बहुत मारा, इन लोगों ने जानी मार दिया, दाब दूब के मारा। जिसमें फुरकान मैं नहीं, उसने तो पहले बहुत सबसे पहले मारने वाला वही है जो खत्म हुए। उनका नाम क्या था? खलील खां है साहब। उसमें बहुत कहाँ रहने वाले हैं? सारों तोप के हैं। किन लोग मारपीट की है? फुरकान है, रिजवान है और शानू है और बासित है और तालिब है, निहाल 6 लोग हैं। ये सब लोग गांव के हैं क्या? यार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है कि लाठी डंडों से लैस होकर अधेड़ को दबंगों ने पीट पीट कर मार डाला और उसके बेटे को बेघायल कर दिया, क्या कुछ पूरा मामला है? शुभम, कोतवाली क्षेत्र के सारों तोप का पूरा मामला है। यहाँ पे जो देर शाम का मामला है, यहाँ पे ये एक जो वृद्ध हैं और उनका बेटा है, दोनों लोग अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे। तो पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जिनसे इन लोगों की पुरानी रंजिश चल रही थी, वो शाम को आए, किसी नॉर्मल गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद जब उन्होंने विरोध किया तो लाठी डंडों से लैस होकर तो पहले से ही आए थे, क्योंकि उनकी जो मंशा थी इनके ऊपर हमला करने की थी, इनको आघात पहुंचाने की थी। इससे उन्होंने लाठी डंडों से बेरहमी से जो दोनों लोग हैं उनको पीटा है, जिसके दौरान बुजुर्ग जो हैं उनकी तो मौके पर मौत हो गई। उनका जो एक बेटा है उसकी भी हालत गंभीर है, उसको काफी अंदरूनी चोटें आई हुई हैं। वहीं एक और बेटा जो चीख पुकार सुन के बचाने के लिए दौड़ता हुआ आया, उसको भी इन दबंगों ने नहीं बख्शा, उसके ऊपर भी लाठी डंडों से अचानक प्रहार कर दिए, जिससे उसके भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। पूरे मामले में अगर माने तो जो उनका दूसरा बेटा उसके द्वारा 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी गिरफ्तारी ना हो सकी है। कहीं ना कहीं अगर पूरे मामले को ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस का ढिलमिल रवैया अपराधियों के प्रति जिले में रहता है, उसका एक नजारा ये भी देखने को मिला जी। बिल्कुल शुभम, लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या इनको हिरासत में लिया जाएगा? जी, आपको बता दें, पुलिस की बात करें तो पुलिस का जवाब देने वाला जिले में जो पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान है, वो तो किसी के फोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद जो अन्य अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका भी पूरे मामले में ढुलमुल रवैया नजर आ रहा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शुभम। तो घर के बाहर बैठे अधेड़ को दबंगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और अधेड़ को बचाने आए बेटे को भी दबंगों ने पीट पीट कर घायल कर दिया।
और उधर महोबा रोडवेज बस में आग लगने की अफवाह से हड़कंप मच गया। अज्ञात ने डायल 112 पर फोन कर फैलाई अफवाह। बस में आग लगने और कई यात्रियों के घायल होने की फर्जी सूचना दी। रोडवेज में सीओ सहित कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। झूठी खबर फैलाकर सनकी कॉलर ने फोन बंद किया। सर्विलांस की मदद से अब अफवाह फैलाने वाले की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस महोबा के रोडवेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रोडवेज बस में आग लगने की फर्जी अफवाह फैलाई गई। वहीं संभल से बड़ी खबर है, जहां एक भाई ही बहन का कातिल बना है। जमीन के विवाद में सगे भाई ने ही बहन को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और जिसके बाद बहन का शव सड़क पर पड़ा मिला। दरअसल संभल के हयात नगर थाना के गांव दुरैटा में बहन भाई के बीच 6 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था और जिसके चलते बहन जब खेत से लौट कर आ रही थी तो रास्ते में भाई ने उसे घेर लिया और लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बहन की हत्या के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। तो संभल से एक खबर सामने आई है, जहां पर रिश्तों का कत्ल, खून का प्यासा बना भाई बहन को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आज के मैं बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही थी धानों के पीछे। तो ये धानों के पीछे लड़ाई हो रही, उनकी धानों की पौध में किसी ने दवाई डाल दी। तो वो बुआ जी गई अपने भाइयों के धोरे, घर नहीं गई, बाहर ही गई। तो वो बोले तुमने डाली है दवाई। तो उनके भैया बोले किससे बुझवाएगी? उन्होंने की जिसान से बुझवाऊंगी मैं, चल। तो इतनी बात में घर में से सब बल्ला के उन पर फेर पड़े। मारा किसने है? सर्वेश ने। सर्वेश ने मारा है? हाँ, और वो विनोद और विनोद की घरवाली खड़े होकर देख रही थी। एक जमीन का आपस में बहन भाई का विवाद चला था, जिसमें काफी पुराना विवाद चलने होने की वजह से आज बहन अपने खेत से जब घर पे आ रही थी तो किसी बात को लेकर आपस में कवासुनी हुई, जिसकी कवासुनी होने के बाद बहन भाइयों में झगड़ा होने की वजह से भाई ने सिर पे बहन को डंडा मार दिया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद डेड बॉडी पंचायतनामे के लिए भेजी गई और FIR पंजीकृत कराकर जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। जमीन के चक्कर में मारा। अच्छा, इन्हें 3-4 बीघा जमीन ले रखी है इसने। ये बताइयो, कोई भाई होता उसी जगह वो भी लेता जब शादी न करी। तो किस पे शक है आपको? किसने मारा है? भाभी ने मारा, भैया ने मारा, ये तीनों ने मारा। और किस पे शक है? और जो दोरा पास के उन्होंने मारा हो। मैं तो थी नहीं वहाँ पर। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है ये? सर्वेश, विनोद, ममता। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? कौन? ये जो वहीं पूर्वी चंपारण में समय पर बारिश न होने से किसान परेशान हैं। दरअसल धान की फसल के लिए पानी भरपूर चाहिए और अगर हफ्ते 10 दिन तक बारिश नहीं हुई तो बिचड़े सूख जाएंगे और धान की खेती पर संकट पैदा हो जाएगा। प्रखंड में खरीफ फसल में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और इसके बाद मक्का, अरहर और ज्वार आदि की खेती भी की जाती है। मक्का, अरहर की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन धान की खेती के लिए सप्ताह में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है और ऐसे में बारिश के नहीं हो पाने के कारण किसान काफी चिंतित है। किसानों में धान की पौधा तैयार करने में लगी पूंजी भी डूबने की कगार पर है। समय से बारिश न होने से परेशान किसान, बारिश न होने से खेतों में पड़ने लगी दरारें और डूबने की कगार पर खेत में लगी पूंजी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।